जी, आज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला टॉपिक हाइपर ज्योमेट्रिक जो है वो डिस्कस करेंगे। नेशन के क्वेश्चन तो करवा दिए था, कॉन्सेप्ट ही उसका बनाना था हमने। आ जाए। अच्छा जी, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अब अगर इसकी बात की जाए तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी अगर प्रॉपर्टी देखी जाए तो वह नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाए तो नेचुरल सिलेक्शन होता है कुदरती सिलेक्शन, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट। जो चीज एक दफा निकाल ली जाएगी, विड्रॉ कर ली जाएगी, आप उसे सेपरेट कर देंगे, उसे दोबारा टोटल आउटकम्स में ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक कार्ड निकालते हैं 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया तो रिमेनिंग 52 कार्ड रह जाएंगे। अगर आपने वापिस उसे रिप्लेस ना किया और अगला एक कार्ड निकाला तो टोटल आउटकम्स आपके पास 51 रह जाएंगे। और मजीद अगर आपने एक कार्ड निकाला और वापिस उसे, जो पहले दो कार्ड थे उनको वापिस नहीं रखा, तो रिमेनिंग आउटकम्स होंगी आपकी वो 50 रह जाएंगी। तो ये होता है कि आपकी विद आउट रिप्लेसमेंट में टोटल आउटकम्स हर एक्सपेरिमेंट या हर ट्रायल के बाद रिड्यूस होती जाएगी। इसके बाद अगली अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है डिपेंडेंट इवेंट। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर एक इससे पहले हो चुका है तो अगला इवेंट उस पे डिपेंड करेगा और उसकी टोटल आउटकम्स जो है वो रिड्यूस हो चुकी होंगी। और फिर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो फिर उस पे जो है वो डिपेंडेंट, मतलब कि वो दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कल हमने मल्टीप्लीकेशन लॉ में भी डिपेंडेंट को विदाउट रिप्लेसमेंट और इंडिपेंडेंट को विद रिप्लेसमेंट पढ़ा था, और कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर किया था कि विदाउट कैसे और विद रिप्लेसमेंट कैसे होगा। फिर प्रोबेबिलिटी चेंज एट ईच ट्रायल। हर ट्रायल पे इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी। और ये मोस्टली जो है ये सिलेक्शन के केस में ऐसा होता है और ये कार्ड्स के केस में ऐसा होगा। अगर एक कार्ड आपने निकाल लिया और 52 कार्ड में से अगर आपने किंग का कार्ड निकाला है तो एक किंग निकल चुका 52 कार्ड में से। अब अगर अगला कार्ड आप निकालें और वो भी किंग का हो या कोई और हो तो उसके बाद आपकी यहां पर एक किंग का कार्ड निकल गया तो टोटल आउटकम 51। इवन अगर आप दोबारा भी किंग का निकालेंगे तो किंग और किंग की ही प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अगर आपने किंग के ही दो कार्ड निकालने हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालने हैं तो किंग और किंग की ही आपस में प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आएगी। तो हर केस पे या हर ट्रायल पे हर एक्सपेरिमेंट पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट का केस है। इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। और टू आउटकम्स होंगी, या सक्सेस या फेलियर। और सक्सेस कौन सी होगी, जो पेपर में जिसके ऊपर फोकस होगा एग्जामिनर का या जो रिक्वायरमेंट में आपको नजर आएगी वो आपका सक्सेस होगा। और सक्सेस को आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे और फेलियर को आप क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्लस फेलियर दोनों की 1 या सक्सेस प्लस फेलियर दोनों की 100% होती है।
ये क्लियर है। इसके बाद आता है जी, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर ए डेफिनेट या लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें जो एक्सपेरिमेंट होंगे उनके नंबर्स का भी पता होगा, कोई इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट नंबर होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि वो हमें नंबर में नजर आएंगे, वो n1 से लेकर n100 या ऑनवर्ड कहीं तक भी आ सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होंगे, इन्फिनिटी नहीं होगी। नहीं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितनी दफा ये काम हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट होंगे। अब लास्ट पॉइंट ये है कि टू आउटकम्स, या वो टू आउटकम्स होंगे इसमें, और वो टू आउटकम्स जितनी भी होंगी या होते हैं जी होगा या नहीं होगा। अब होगा और नहीं होगा, इसमें एक फेलियर ना होना, सक्सेस हो जाना। अब वैसे तो ये दो हैं कि या होगा पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, लेकिन अब डिसाइड ये करना है कि इसमें से पी कौन सा होगा, सक्सेस कौन सा होगा, फेलियर कौन सा होगा, क्यों कौन सा होगा। वैसे तो सक्सेस जो पेपर में मांगा होगा वो सक्सेस है, जो रिक्वायरमेंट में होगा वो सक्सेस होगा, उसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नहीं मांगा होगा वो रिमेनिंग क्या होगा, क्यों होगा। फिर सक्सेस प्लस फेलियर यानी कि क्यू प्लस पी इज इक्वल करेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 या 100% आ जाएगी। अब इसमें हिंट है, ऐसे क्वेश्चन में ये हिंट से आप फौरन से आप क्वेश्चन वो पिक कर लेंगे। वो कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ के या तो परम्यूटेशन का लगेगा या कॉम्बिनेशन का लगेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का कहीं से भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो वर्ड आपको लिखा नजर आएगा, रिक्वायरमेंट में आपको वर्ड नजर आएगा प्रोबेबिलिटी का। अगर वहां नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी का आएगा, तो फिर ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से ही करेंगे। फिर आपके पास कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी का वर्ड नजर आएगा, भाई ये तो रिक्वायरमेंट में आएगा, रिक्वायरमेंट में तो और भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक हो सकती है, बायनॉमियल हो सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, पाइजोन, ये जो है पाइजोन हो सकती है ये। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट से पहले जो क्वेश्चन का डेटा दिया गया होगा उसके अंदर कुछ ऐसे हिंट आपको नजर आएंगे जिसमें सिलेक्शन, सेलेक्ट, पिक, विड्रॉ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए होंगे। तो आपने पिक करना है, सिलेक्ट करना है, विड्रॉ करना है, या आपकी कोई सिलेक्शन हो रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्किंग शो ना हो। बड़ा माशाल्लाह देखो, 6 दिन बाद आएंगे यहाँ से आपको एक पूरे 6 मिलेंगे। अब जिसका था कि वर्किंग शो नहीं हो रही वो देख लें, वर्किंग शो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो लगाई हुई है, लगी हुई है, वो पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, चल रही है रिकॉर्डिंग। चले जी, अच्छा जी। अब ये क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ड मेंशन किए होंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेसिकली लगाते नहीं है, लेकिन उसकी सेपरेट यहां बात कर लेते हैं। फॉर्मूला जी कैपिटल के सी कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड बाय स्मॉल के इनटू कैपिटल एन माइनस कैपिटल के कॉम्बिनेशन स्मॉल एन माइनस स्मॉल के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। सर अब ये कैपिटल के का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ सक्सेस स्मॉल के का मतलब है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सक्सेस
selected object from सक्सेस। उसके बाद कैपिटल एन से मुराद है टोटल नंबर और अगर हम n माइनस कैपिटल के करें, मतलब कैपिटल n माइनस कैपिटल के, ओवरऑल कहलाता है, ओवरऑल ये कहलाएगा नंबर ऑफ फेलियर। इसके बाद स्मॉल n ऑब्जेक्ट टू बी, टोटल ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, टोटल ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। और माइनस के मतलब के आप इन दोनों को अगर देखें, इन दोनों का बनेगा आपके पास ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ फेलियर या सिलेक्शन ऑफ फेलियर। ये आपके पास इन टर्म्स को नेम दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हम डिसाइड भी कर लेंगे कि क्या क्या होगा। ये यहां से इससे करूं हाइलाइटर, व्हाइट कलर में होता है। नहीं, ब्लैक ही सही है। अब एक क्वेश्चन है जी, अ बॉल कंटेनिंग 12 balls, a bag containing 12 balls of which are 3 marked। मतलब कि टोटल बैग है, एक बैग है, उसके अंदर टोटल बॉल्स हैं 12 और उसके अंदर 3 बॉल्स जो है वो मार्क की गई हैं। एक बैग है जी, उसके अंदर टोटल बॉल्स हैं जी 12 और इन 12 में से कितनी मार्क की गई हैं, तो बाकी क्या होंगी, कितनी, 8। रिमेनिंग 8 जो है वो, रिमेनिंग 9 जो है ये अनमार्क्ड होंगी और 3 जो है इसमें से मार्क की गई हैं। अब आगे कहते हैं इफ 5 बॉल्स, अगर 5 बॉल आपने सिलेक्ट करनी हो, इफ 5 बॉल्स आर सेलेक्ट और ड्रॉन टुगेदर, अगर 5 बॉल्स निकालनी हो या सिलेक्ट करनी हो, तो देखें वो वर्ड सिलेक्ट, ड्रॉन, पिक, ये आपका क्वेश्चन के अंदर आ गए कि आपने 5 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। अब कितने में से करना है जी, 12 में से 5 बॉल्स टोटल सिलेक्ट करने हैं। अब इन 5 में से क्या क्या होनी चाहिए, वो कहते हैं व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी। आगे प्रोबेबिलिटी का वर्ड नजर आया है कि 2 बॉल्स ऐसी होनी चाहिए उन 5 बॉल्स के अंदर जो कि मार्क्ड हो। तो मार्क टोटल कितनी, 3। इन 3 में से 2 तो मार्क्ड वाली आनी चाहिए, तो भाई जब 5 पूरी करनी तो फिर 3 कौन सी होंगी, अनमार्क्ड होंगी, फिर 3 अनमार्क्ड होंगी। अब कॉम्बिनेशन इसका या इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप देखें, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो ऊपर जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, कैपिटल के यानी कि फोकस उसका किसकी तरफ था, मार्क्ड वाली बॉल उसकी तरफ उसका फोकस था। तो ये वाले टोटल सक्सेस मतलब 3 मार्क्ड है टोटल, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल के उसमें से 2 निकालनी है, यानी कि अब सक्सेस में से जो सिलेक्शन होगी वो क्या होगा, स्मॉल के, ऐसे ही है। इसके बाद ये आपके पास कैपिटल एन यानी कि टोटल बॉल्स,
उसमें से जितनी टोटल सिलेक्ट करनी, स्मॉल एन। अब बची फेलियर वाली, जिसकी तरफ उसने कोई फोकस नहीं किया, वो कैपिटल एन माइनस कैपिटल के है, कैपिटल एन माइनस के, और यहां पर स्मॉल एन माइनस स्मॉल के। अब इसे आपने फॉर्मूला में कैसे लिखना है? आप लिखेंगे जी 3C2 इंटू 9C3। अगर सिर्फ पॉसिबल वेज पूछे होते तो फिर हमने ऐसे सॉल्व कर लेना था, क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो बाल्स भी दो है और दोनों मार्क्ड है, तो मतलब सिमिलर आ रही हैं, रेपिटेशन अलाउ हो गई। कॉम्बिनेशन में तो अलाउ थी ना, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अलाउ थी, तो ये अलाउ हो गई। इसके अलावा कॉम्बिनेशन से हो जाता। अगर उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी, तो फिर डिवाइडेड बाय 12C5। आंसर 0.318, 0.318182। लेकिन पॉइंट में बताएं भाई, आपने 0318 लिखा हुआ था, तो मतलब ये बार बार हम ऐसे लिखेंगे नहीं हर दफा कि ये के है ये एन है, क्योंकि कभी भी फॉर्मूला हमने ऐसा प्रॉपर लगाया नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कमेटी इज टू बी मेड ऑफ 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स की आपने बनानी है कमेटी। अब 4 मेंबर्स की बनेगी कमेटी, कितने में से? टोटल 13 में से। तो टोटल 13, इनमें से कमेटी कितने की बनानी है? 4 की। तो भाई 4 निकालेंगे तो कमेटी बनेगी, तो इन 13 में से कितने निकालेंगे? 4 जो कमेटी बनाएंगे। अब आगे कहते हैं जी कि इसमें 13 पीपल में से 5 पंजाब से हैं, 2 बलोचिस्तान से हैं, 4 सिंध से हैं, 2 केपीसी के हैं। पंजाब, सिंध, एक मिनट, बलोचिस्तान और केपी के। अब ये केपी के आ गए। अब उसने पंजाब के कितने बताए? 5, 2 बलूचिस्तान से और सॉरी और सिंध से, 2 बलूचिस्तान से, 2 केपीके से। और उसका फोकस किसकी तरफ है? व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंटेन नन फ्रॉम पंजाब? पंजाब में से कोई भी नहीं होना चाहिए। उसका फोकस पंजाब की तरफ, तो सक्सेस क्या? पंजाब। आपका ये पंजाब होगा। बाकी आप सबको क्या लिख सकते हैं? अदर्स लिख सकते हैं। और अब अदर्स कितने बन गए? अब अदर्स बन गए 8। तो बाकी इन तीनों में से कहीं से भी आ जाएंगे, आ जाए, लेकिन पंजाब से कोई भी नहीं आना चाहिए। तो फिर ये 4 कहां से आएंगे? अदर्स में से आ जाएंगे। तो फिर हमारा अब सक्सेस क्या होगा? सक्सेस हमारा 5, उसमें से कितने आने चाहिए? कोई भी नहीं, इनटू फेलियर 8C4 डिवाइडेड बाय टोटल 13C सिलेक्टेड 4। अब आप इसे सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, तो इसका आंसर 1 आता है। और अगर ना भी करेंगे तो आपके ओवरऑल आंसर पे कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो आंसर गुड जी। आपके मेहंदी टोटल 13 ही उन्हीं में से भी कोई पंजाब का ना हो, तो फिर हम 13 अदर लीव कर देंगे। वही तो मैंने इधर किया है। नहीं नहीं 13 में से हमने टोटल 12 की 13 पहले देखे ना, पहले हमने 13 टोटल है, हमने दोबारा 3 सर्टिफिकेट करने तो कोई भी पंजाब का ना। तो फिर पंजाब के 5 निकाल देंगे, टोटल 8 बचेंगे, 8 में से 8 आगे, बात खत्म। इतना टाइम सोचने के बाद भी अगर करके क्वेश्चन भी है तो ये कि 13 में 5 पंजाब के हैं या नहीं। आप कहते हैं कि वो ना आए और 13 सिलेक्ट करने हैं, तो वो 13 बने कैसे? 5 पंजाब के ऐड करके तो टोटल 13 बने। मेरा ख्याल है कि आप
होश में आए, यही लगता है कि भाई टोटल पंजाब के 8 अदर थे, 5 पंजाब के डाल के 13 किए, और आप कह रहे हैं कि सर 13 में से 13 आए और पंजाब के ना आए, तो भाई पंजाब के तो उसमें 5 हैं, निकालेंगे तो 8 में से फिर 8 ही आएंगे, तो फिर कमेटी बना के सेलेक्ट करने की तो बात ही खत्म हो गई कि यहां से वहां से भाई सारे ही आओ, बात खत्म। प्रोबेबिलिटी क्या? 100%। श्योर इवेंट है, हर एक को पता है कि मैंने आना ही आना है, तो फिर चांसेस निकालने की जरूरत अभी भी दिल नहीं भरा। आगे ये क्लास में भी किए हुए आप लोगों ने। देयर आर टोटल 25 कीबोर्ड्स आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। टोटल कितने हैं? 25। इनमें से डिफेक्टिव 3 है, तो रिमेनिंग जो ये 22 है ये गुड होंगे, या ऐसे कह लें कि नॉन डिफेक्टिव कह लें, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव कह लें या गुड, या डिफेक्टिव कह लें, या आप नॉन डिफेक्टिव भी लिख सकते हैं। अब वो कहते हैं जी आ सैंपल ऑफ 5 इज सिलेक्टेड, इन 25 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, और उन 5 में से आपके एग्जैक्टली 2 तो डिफेक्टिव आने चाहिए, तो फिर रिमेनिंग 3 कहां से आएंगे? नॉन डिफेक्टिव में से। आप क्या करेंगे? 3C2 इंटू 22C3 डिवाइडेड बाय 25C5। अगर यहां पॉसिबिलिटी होता, अगर पॉसिबिलिटी होता तो फिर ये जो डिवाइड किया है ये हम ना करते, फिर आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाना था, प्रोबेबिलिटी नहीं आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे अंडे। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, करेंसी नोट्स वाला देख लें। करेंसी नोट्स में हमने तमाम केस यहीं से डिस्कस कर लेने हैं, एट लीस्ट, एट मोस्ट, और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन के। अब एक क्वेश्चन बनाऊंगा और उससे ही तमाम सॉल्व करेंगे। अब जी मेरे पास है RS 1000 वाले नोट 65 और RS 500 वाले हैं 35 नोट, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। अब अगर मैंने कोई से 3 नोट सिलेक्ट करने हैं, तो बल्कि 4 ही करने, कोई से 4 नोट सिलेक्ट करने हैं कि मेरे पास सम बने उनका, पहली रिक्वायरमेंट सम बने 4000, तो फिर क्या 500 वाले में 4 नोट अगर निकाल लूंगा तो सम कितना बनेगा? 2000। नोट तो मैंने चारों निकाले, तो क्या ये हो सकता है या नहीं? नहीं। अगर मैं 2 नोट 500 वाले और 2 नोट 1000 वाले निकालूं तो सम कितना बनेगा? 3000। क्या सम 3000 बना? क्या ये हो सकता है? नहीं। मुझे तो एग्जैक्ट सम 4000 चाहिए, तो फिर मैं चारों के चारों 1000 वालों में से निकालूंगा, और 1000 वाले टोटल हैं कितने? 65। इन 65 में से ये 4 नोट में निकालूंगा, तो क्या यहां से 35 से कोई निकलेगा? नहीं। तो पहला इसका क्या बनेगा? 65C4 इंटू 35C0 डिवाइडेड बाय 100C4। दूसरी रिक्वायरमेंट, लेस देन 4000, अब लेस देन 4000 है, तो लेस देन का मतलब होता है कि ये लेस देन मतलब इससे कम, इससे कम, मतलब इसके अंदर ये 4000 इंक्लूड नहीं है, इससे कम है, इसके अंदर 4000 इंक्लूड नहीं है, इससे लेस। अब 4000 से लेस या तो 35 हो सकता है, या 3000 हो सकता है, या 25 हो सकता है,
या 2000 हो सकता है, या 1500 हो सकता है, या 1000 हो सकता है। अब 1000 निकालेंगे, दो 500 वाले, फिर भी दो नोट अभी हमें निकालने पड़ेंगे। ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया कि जो हो ही नहीं सकता। यहाँ तीन 500 वाले निकलेंगे तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब यहाँ तीन नोट निकल रहे हैं, यहाँ दो, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो नहीं सकते। लेकिन यहां पर चारों के चारों नोट निकल रहे हैं 500 वाले, यहां पर तीन 500 वाले, 1000 वाला, यहां पर दो 1000 वाले, दो 500 वाले, यहां पर तीन 1000 वाले, एक 500 वाला। तो मतलब चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि ऐसे ऐसे नोट निकाले जा सकते हैं। मतलब कि यहां पर पहला 35 का, अगर सम 35 का निकाले, मतलब कि ये 3500 वाला देखें, तो वो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप क्या करेंगे, 3 लेंगे 1000 वाले, और बल्कि इसे हम ये अब तो बना लिया है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि यहां पर 65,000 वाले, 35 और टोटल 100। भाई अब इसमें से तीन निकलेंगे 1000 वाले और एक निकलेगा 500 वाला, ये बन जाएंगे चार नोट, और इनका सम बन जाएगा 3500। इसके बाद अगर निकालते हैं, और अगर निकालते हैं हम, अगर निकालते हैं हम दो नोट 1000 वाले और दो नोट 500 वाले, चार नोट पूरे हो गए, तो चार नोट भी पूरे हो गए, और सम कितना बना 3000। ये भी लेस देन 4000 है। और अगर मैं ऐसा करूं कि एक नोट निकाल लूं 1000 वाला, तीन नोट निकाल लूं 500 वाले, तो टोटल चार हो गए, मेरे पास सम कितना बना 2500। अगर मैं एक नोट निकाल लूं, जीरो नोट निकाल लूं 1000 वाला, चारों नोट निकाल लूं 500 वाले, चार नोट पूरे हो गए, तो ये सम कितना बना 2000। अगर मैं ये कहूं कि मैंने इधर से कोई नोट नहीं निकाला, इधर से निकाले तीन, और मेरे पास सम बन गया 1500। भैया लेस देन 4000 तो है, लेकिन चार नोट नहीं निकले, तो ये कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बने, चार। अब ये और दरमियान में आ गया है, तो ये सॉल्व अब करेंगे तो इसकी आपके पास कैलकुलेशन होगी 65C3 इंटू 35C1, एक कॉम्बिनेशन, प्लस 65 यानी कि 1000 वाले दो और 500 वाले दो, प्लस 65C1 मल्टीप्लाई 35C1 प्लस 65C0 इंटू डिवाइडेड बाय टोटल 100C4। इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा। जीरो पॉइंट 0.7188। अच्छा, अगर अगले केस की बात करें, वो होता एट लीस्ट, एट मोस्ट 4000, मतलब ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब होता है कि एंड लिमिट बता दी, इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो लिमिट बताई है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, लिमिट भी उसके अंदर इंक्लूड है। जो नंबर लिमिट में मेंशन कर दिया जाएगा वहां तक इंक्लूड होगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे नीचे जीरो तक जा सकता है। तो अब क्या है जी, एट मोस्ट 4000। अब चार नोट निकालने हैं कि 4000 बने, तो भाई इसके अंदर
एक केस मजीद ऐड हो जाएगा, मतलब 4 नोट निकाले 2000 भी बनेगा, 1500 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 नोट 500 वाले निकालेंगे तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। 2000 भी, 2500, 3000, 3500, 4000, तो अब कॉम्बिनेशन कितनी बनी? 5। तो मतलब एक मजीद कॉम्बिनेशन जो कि ये ऐड हो जाएगी वो ये होगी 65, बल्कि कॉम्बिनेशन वो ऐड ही कर देते हैं एट मोस्ट। ये अगर ऐड होती है, ये रेड वाली, रेड से कर देते हैं जी, आप लोग अज्यूम करेंगे ये रेड से लिखा जा रहा है। 65C4 मल्टीप्लाई 35C0, कि वो चारों के चारों, जो हैं वो 1000 वाले निकाले गए, तो ये क्या होगा? सम ऑफ 4000, ये है जी 3500, ये है 3000, ये है 2500 और ये है 2000। मतलब ये उनके कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। अब आप क्या करेंगे कि अगर एटलीस्ट आ जाता, तो फिर एटलीस्ट 4000, कम अज कम 4000, तो ज्यादा से, ओ सॉरी, एटलीस्ट कह रहा हूं, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 4000, तो कम से कम जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सारी बनाएंगे। अच्छा, अगर आ जाता एट लीस्ट 1500, तो फिर आप कहते कि एट लीस्ट 1500 वाला केस इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। 200, 2000, 2500, इसके बाद 3000, उसके बाद 3500 और 4000 और 4500 हो सकता है? नहीं, 4500 भी नहीं हो सकता, वो भी इम्पॉसिबल, इससे ऊपर हो नहीं सकते। तो मतलब आंसर फिर भी इन्हीं के अंदर ही रहना था। सर हम, अच्छा ये लेस देन कहा है क्वेश्चन में, लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन और इक्वल टू कह दे तो फिर इसका मतलब है कि वो बेसिकली आपको एट मोस्ट ही कह रहा है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू एट मोस्ट के लिए होता है, और एक आपको कह दे कि ग्रेटर देन और इज इक्वल, तो वो होता है एट लीस्ट के लिए, वो एट लीस्ट के लिए होता है, और तो नहीं कहा, और ना ही एट मोस्ट। किस क्वेश्चन में? मैंने तो लेस देन बोला है, वैसे ये ऊपर मैंने यही लिखा था कि आप अगर ये कर रहे हैं तो ये लेस देन 4000 के लिए कर रहे हैं, और यहां पर ये जो मैंने करवाया है ये एट मोस्ट के लिए करवाया है, यहां से यहां तक जो है वो लेस देन की है, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो वो सारी एट मोस्ट की है। अच्छी अच्छी, चले, ये वाला क्वेश्चन भी अब हो जाएगा, ये लेस देन 3000 है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a book case contain 6 math books and 12 accounting books, टोटल बुक्स कितनी? 18। सेलेक्ट कितनी करनी? 2। 18 में से 2 सेलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर मैथ बुक्स, दोनों की दोनों मैथ बुक्स हो, और या दोनों की दोनों अकाउंटिंग की बुक्स हो। जब और आ गया तो इसका मतलब है कि दरमियान में एडिशन लॉ लगेगा। तो अब आपके पास मैथ की बुक्स 6, अकाउंटिंग की बुक्स 12, टोटल 18, इनमें से 2 आनी चाहिए, और वो कहता है बोथ ऑफ देम आर मैथ बुक्स, दोनों मैथ की होंगी, तो इधर से 0, 0, या और फिर इधर 0 और 2 अकाउंटिंग की होंगी। अब क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन बना लेंगे, 6C2 इंटू 12C0, या और 6C0 इंटू 12C2 डिवाइडेड बाय 12C2, सॉरी 18C2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी, अ बैग कंटेन 2 रेड, 3 green, 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the balls drawn is blue?
उसका फोकस किसकी तरफ है, ब्लू की तरफ, तो ब्लू एक तरफ रख लेंगे, बाकी नॉन ब्लू एक तरफ कर देंगे, या अदर कलर्स एक तरफ कर देंगे। तो उसने कहा कि उसमें से एक भी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब ये दो ब्लू में से कोई भी नहीं आनी चाहिए, 2C0। तो बाकी फिर जो दो आएंगी वो इन 5 में से आ रही होंगी, तो इन्हें सॉल्व करें, आंसर आएगा 0.476। उम्मीद है बाकी कर लेंगे, उम्मीद है। चलो नेक्स्ट, अगला केस। क्या क्या क्या, यानी कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4, तो इसका मतलब है कम से कम, हाँ उससे पीछे एटलीस्ट 4000। हाँ 4 नोट निकालने तो लाखों में अमाउंट बन जाएगी भाई। 4 नोट निकालने हैं, हजार हजार वाले निकालने हैं, तो 4 निकालेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी बनेगी, 4 लाख, 3 लाख, या 2 लाख, या 50,000। 4 नोट हजार हजार वाले निकालने हैं, और अगर आप 4 नोट हजार वाले निकालें तो अमाउंट कितनी बनेगी, 4,000। अगर आप इससे ज्यादा कैसे कैसे कह सकते हैं कि इससे ज्यादा निकल सकते हैं, जब आपने निकालने ही 4 हैं, तो 5वां हजार कहां से आएगा। मैं कहूं कि अच्छा जी बुशरा बेटा ऐसे करें, आप अलमारी में पड़े पैसे, वो 1000, मेरे पास 65 नोट 1000 वाले पड़े हैं, 35 पड़े हैं 500 वाले। आप जाएं और 4, आप मुझे 4,000 रुपए ला दें, और 4 नोट ही सिर्फ लेके आने हैं, और वो 4,000 हो या 4,000 से ज्यादा हो, पैसे 4,000 या 4,000 से ज्यादा हो, लेकिन नोट सिर्फ 4 निकालने हैं, तो फिर कौन से निकाल के लाएंगी, हजार हजार वाले। क्या 4,000 से ज्यादा वाली कोई अमाउंट आएगी, नहीं, तो फिर आगे वाले इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे कि ये सरवाइव ही नहीं करते, सिर्फ एक ही करता है जो हमने कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बायनोमियल। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल विद रिप्लेसमेंट होगी, सॉरी विद रिप्लेसमेंट होगी, कौन कह रहा विदाउट है, ये कॉइन का केस, डाइस का केस होता है तो ये विद रिप्लेसमेंट होती है, क्योंकि कॉइन डाइस विद रिप्लेसमेंट के साथ होते हैं। अब बायनोमियल की अगर बात करें, बायनोमियल की प्रॉपर्टीज में से सबसे नंबर 1 पे ये है कि ये विद रिप्लेसमेंट होगा। अगर ये विद रिप्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब है कि ये तो फिर किसी पे डिपेंड भी नहीं करता होगा, ये तो होगा भी फिर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो इसकी एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि हेड या टेल, एक कॉइन को टॉस किया है तो यह हेड निकलेगा या टेल, अगर दोबारा टॉस करेंगे तो क्या जब हेड आया तो क्या दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है, तो ये तो इंडिपेंडेंट हुआ ना, कि फिर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा अगर इंडिपेंडेंट है और इसकी आउटकम्स भी फिर चेंज नहीं होगी, जब वापिस रख देंगे तो इसके तो हर ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी, इसकी हर ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसके अंदर भी 2 ही आउटकम्स होंगी, एक सक्सेस होगी और एक फेलियर होगी। सक्सेस वो होगी जो पेपर में जिसकी तरफ उसका क्वेश्चन में फोकस होगा वो सक्सेस होगी, दूसरी क्या कहलाएगी, फेलियर। सक्सेस को P से और फेलियर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का सम करेंगे तो आंसर किसके इक्वल निकलता है, 1 के। इसके बाद इसमें एक और चीज देखी जाएगी, जैसे उसमें हमने देखा था कि डेफिनेट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन वो डेफिनेट नंबर्स नहीं बताए थे, लेकिन इसमें वो डेफिनेट नंबर ऑफ
एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ ट्रायल्स बता दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि n जो है यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट वो लेस देन 20 होना चाहिए। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर 20 से कम दफा किया जाएगा तो वो बायनोमियल से होगा, लेकिन बायनोमियल से होगा अगर ये एक बात पूरी उसने कर ली तो साथ उसने ये भी बात पूरी करनी है कि जो उसका सक्सेस में है, जो उसकी सक्सेस में है या जो रिक्वायरमेंट में जिसकी तरफ वो फोकस कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट में जिसकी तरफ उसकी फोकस है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि उसकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 5% होनी चाहिए। भाई भाई आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही भाई? बायनोमियल में विद रिप्लेसमेंट का केस होगा। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा यानी कि इंडिपेंडेंट होगा। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब है कि इसमें हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इसमें ट्रायल जो है या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो डेफिनेट है और वो लेस देन 20 होंगे। अगर वो लेस देन 20 और विद रिप्लेसमेंट के साथ होंगे और जो वो नंबर है और जिसकी तरफ उसने पूछा है या जिसकी तरफ उसका फोकस है यानी कि जो पी की वैल्यू है, ये तो गए ऑनलाइन वाले, जिसमें उसकी पी की वैल्यू है उसका सक्सेस यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा होगी तो फिर आप उसे बायनोमियल से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है एन का और एक पैरामीटर है पी का। एन मल्टीप्लाई पी, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मीन, एन मल्टीप्लाई पी मीन बन जाएगा। अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू ये कर देंगे। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आप कर देंगे एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। तो ये आपके पास कुछ एमसीक्यूज के लिए हैं। असल में वो पेड है ना तो इसलिए वो एडमिन निकले तो सब खत्म नहीं होते, वो चलता रहता है। चलिए जी, मतलब कि अगर आपकी उसकी पी की यानी कि जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 5% से ज्यादा होगी तो अब वो आप बायनोमियल से सॉल्व करेंगे। और बायनोमियल में दो पैरामीटर्स एन मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू मीन हो जाएगा। और अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू यानी कि वेरिएंस ऑफ बायनोमियल अगर कह दे तो बायनोमियल के मेथड से आप वेरिएंस निकालेंगे तो एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू कर रहे होंगे, रूट ऑफ एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू कर दे। एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू यानी कि वेरिएंस ऑफ बायनोमियल अगर कह दे तो बायनोमियल के मेथड से आप वेरिएंस निकालेंगे तो एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू कर रहे होंगे। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू कर देंगे। अब आउटकम्स की बात की थी कि आउटकम्स इसकी दो होंगी, एक सक्सेस और एक फेलियर। सक्सेस जो क्वेश्चन में जिसकी तरफ उसका फोकस होगा, जिसकी तरफ उसका फोकस होगा वो सक्सेस होगी और इसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका आंसर बायनोमियल के केस में 5% से ज्यादा होना चाहिए तो फिर आप उसे बायनोमियल से सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग आपका क्या कहलाएगा? क्यू कहलाएगा। इसके बाद जी, अब अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी एक्स इनटू सक्सेस, सक्सेस उस एक्स और फेलियर यानी कि 1 माइनस पी, या इसे आप क्यू भी कह सकते हैं, या आप इसे एन सी एक्स पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स। अब यहां पर एन से मुराद क्या होगा? एन से मुराद टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि नंबर ऑफ
टाइल्स। इसके बाद एक्स जो रिक्वायरमेंट में उसे पूछा होगा, जो उसे रिक्वायर्ड होगा, पी जो जिसकी तरफ उसका फोकस होगा, और क्यू रिमेनिंग आपके पास 1 माइनस पी यानी कि फेलियर। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जी आवाज का सबको इशू है, हो सकता है सिग्नल भी मसला होता है सिग्नल। जी आवाज किसी एक वाहिद बच्चे को क्लियर जा रही हो, नहीं फिर ये बस ठीक है, क्योंकि कम से कम फिर ये होता है ना कि रिकॉर्डिंग में ठीक आ रही है। नहीं एक बच्चा, नहीं स्क्रीन तो रुकी रहती है जब तक वो फिल नहीं होगी, मैं आगे नहीं करूंगा, वो तो रुकी रहेगी, लेकिन आवाज का बताएं। असल में बारिश है ना, तो सिग्नल भीग भीग के आ रहे हैं नेट के। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैं बोल रहा हूं ये सबको समझ आ रहा है, और बाकी उनको लेक्चर की समझ नहीं आ रही कि क्लियर नहीं आ रही, ये बताई जा रहे हैं सारे। एक मिनट, अब बताएं, अब आवाज आ रही है सबको? अब आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब तो माइक भी ग्रीन हो गया। आवाज आ रही है सबको? नहीं अब तो भाई, अब देखें माइक में आवाज जा रही है, अब आवाज आनी चाहिए। ये क्या पता कि आप क्या कह रहे हो सर? आप अपना नेट कनेक्शन ठीक करवाएं भाई, यही हो सकता है। या आप में से कोई एक बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करे यार, हसीब, या आप में से कोई एक ज्वाइन कर ले और उससे देखें कि आवाज वाकई ही कट रही है। नहीं। आजा आजा, वैसे आना तो सर मैं पहले भी नहीं चल रहा सर। ये जो क्वेश्चन हमारा था इसको स्टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आपने इस तरह कराया था हमने बहुत सारा आप बैग कंटेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, हाँ ये ये मतलब बात एक में ही है ना? नहीं, बोथ आर ग्रीन, हमने नहीं क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन हमने पहले इसे किया था कॉम्बिनेशन के साथ, हाँ। वो मल्टीप्लिकेशन लॉ के साथ, इसके साथ भी आ सकता है। बस ये कन्फ्यूजन उस वक्त थी कि ये को नहीं वो तो मैंने सिर्फ उसकी एग्जांपल में करवाया था ना। मतलब ये कर सकते। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, आवाज आवाज आवाज, क्या आपको आवाज 3 दफा वर्ड सुनाई दे रहे हैं? सही आ रही है ना? चले बस माइक ऑफ कर दें। हाँ आ रही है। अब वैसे कह रहे तो सर जी ब्रेक चाहिए थी। चलो जी क्वेश्चन की तरफ आए। ओके ओके, आउटकम से भी रिपीट कर देता हूं, लेकिन इससे पहले अभी सही आ रही है। अच्छा जी अगेन आउटकम्स का सुन लें। अब स्क्रीन भी सही है। अब आउटकम से सुन लें, आउटकम्स दो होंगी इसमें भी, एक सक्सेस में और एक फेलियर में, एक सक्सेस में और एक फेलियर में। आवाज जैसे इशू करे बता दीजिएगा। सक्सेस वो होगा जो पेपर में मांगा जाएगा, जिसकी तरफ उसका फोकस होगा,
फॉर एग्जाम्पल मोस्टली यहाँ पर केस होते हैं आपके कॉइन के या डाइस के, अगर वो कहते हैं कि हेड आने के चांसेस, तो भाई उसका फोकस हेड की तरफ है, हेड आपका पी होगा और क्यू टेल होगा, तो मतलब जो नहीं मांगा वो आपका फेलियर यानी कि क्यू, और जो मांगा है वो होगा पी, और उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा होनी चाहिए सक्सेस की। तो हेड मांगा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1.5 0.5 होगी, यानी कि 50% होगी। अब और नंबर भी लेस देन 20 होना चाहिए, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 20 से लेस होने चाहिए, तो आप बायनोमियल लगाएंगे। बायनोमियल में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक एन और एक पी। अगर आपने मीन निकालना है तो एन मल्टीप्लाई पी करेंगे तो मीन निकल आएगा। अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू करेंगे तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो आप अंडर रूट एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू कर देंगे। और इसके अलावा एक और एमसीक्यूज के लिए है कि इस केस में मीन का आंसर हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होता है। उसके बाद अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा एन सी एक्स इंटू पी की पावर एक्स इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि आप इसे क्यू भी कह सकते हैं, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। सर यहां पर जो एन है वो रिप्रेजेंट करवाता है नंबर ऑफ ट्रायल को, एक्स जो रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में बताएगा, पी आपको सक्सेस के बारे में बताएगा, और 1 माइनस पी यानी कि फेलियर, यानी कि इसे क्यू भी कह सकते हैं, और ये फेलियर के बारे में बताएगा। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, सिर्फ एमसीक्यूज कर ले, एमसीक्यूज के लिए कर ले, इतना टाइम नहीं है कि इसका क्वेश्चन करके उसको परफॉर्म करके बताया जाए कि देखिए जी इसका आंसर ये आया है और इसका आंसर ये आया है। एक क्वेश्चन है जी 4 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इधर ही कर लेते हैं इसे। 4 कॉइन्स, टाइम बचेगा तो जरूर मैं आप लोगों को मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा। 4 कॉइन्स are tossed, find the probability that, अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 हेड। अब पेपर में अगर आईकेप के पेपर में होगा तो ये पूरा क्वेश्चन होगा 4 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड। आप 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो पी इस क्वेश्चन के अंदर ही है, उसका फोकस। अब देखिए क्वेश्चन को 2 दफा क्वेश्चन को रीड करूंगा, इसके अंदर इसे रीड करना कैसे है, उससे आपने चीजें कैसे अखज करनी है ये आप लोगों ने देखना है जी। अब पहले नंबर पे क्या लिखे जी 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स। अब केस किसका है, कॉइन का। भाई कॉइन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसमें आने वाली आउटकम्स क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जब इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट 2 केस में होगा, या बायनोमियल या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, या बायनोमियल या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब अभी तक 2 चीजें अलग अलग हो गई कि ये बायनोमियल का होगा या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। एक तो पॉइंट का वर्ड आ चुका है, ये है इंडिपेंडेंट, लेकिन साथ ही कॉइन्स कितने हैं 4, यानी कि इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स देखे जाए तो 4 कॉइन्स को टॉस किया है तो वो लेस देन 20 है या ग्रेटर देन 20, लेस देन। अगर लेस देन 20 है तो फिर ये भी डिसाइड हो गया कि एक तो ये इंडिपेंडेंट है, दूसरा लेस देन 20 है। चलें जी 2 बातें तो पूरी हुई, ये बायनोमियल में कहीं कहीं आता नजर आ रहा है। बस एक ये है कि जिसकी तरफ इसका फोकस होगा यानी कि सक्सेस जो होगी बस वो 5% से ज्यादा हो गई तो समझेंगे बायनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है तो एन क्या होगा
4, यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 4। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड, अब उसका फोकस किसकी तरफ है? कॉइन को टॉस करें तो कॉइन की आउटकम्स पे ही होगा, और आउटकम्स में से किसके ऊपर? अब कॉइन की आउटकम्स कितनी टोटल? 2, हेड और टेल। उसका फोकस किसकी तरफ? तो सक्सेस क्या हुआ? हेड। अब इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि एक कॉइन में हेड आने के चांसेस कितने? तो 1/2। इसकी पी की वैल्यू कितनी निकली? यानी कि इसमें आपने ये देखना है उसका फोकस हेड की तरफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5 या 50%। तो मतलब ये ग्रेटर है 5% से या नहीं है? तो अब ये देखें, तीनों बातें पूरी हो गई। एक तो इंडिपेंडेंट का केस, दूसरा 20 से कम एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ ट्रायल्स, तीसरा जिसकी तरफ फोकस उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा। तो ये बायनोमियल का केस है। सर ये जो साथ 1 नजर आ रहा है, फिर ये क्या होगा? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या? आपने 4 कॉइन्स को टॉस करना है कि उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही जगह पे एक हेड नजर आए, बाकी कहीं 2 आएंगे, कहीं 3 आएंगे, कहीं आपको 4 आएंगे, कहीं पर आएगा ही नहीं। तो अब 1 हेड है, तो यानी ये x होगा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर डेटा क्या निकला? x इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 0.5। तो फिर Q क्या होगा? 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि Q भी फिर 50% होगा। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये होगा मतलब फॉर्मूला लिख लें, एन सी एक्स इंटू टू की पावर एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। वैल्यू पुट करते हैं जी, 4c(x), ये है 1 इंटू 0.5 पावर 1 इंटू 0.5 पावर 4 माइनस 1। आंसर बता दें जी। (0.25). आप अच्छे बच्चों की तरह 2 हेड की निकालें, शाबाश। 2 हेड। अब हेड की तो चेंज होनी नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट है, और हर ट्रायल पे इसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/2, यानी कि 0.5। एन की वैल्यू भी 4 ही है, बस एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 2। तो यानी कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो तब इसका आंसर क्या होगा? 0. इसके बाद जब x की वैल्यू 3 होगी, 3 हेड, 3 हेड नजर आए। आंसर 4 हेड। नो हेड। नो हेड मतलब ऑल टेल। तो एक्स क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब नो, एक भी ना हो हेड, तो एक्स इज इक्वल टू 0। आंसर अगली रिक्वायरमेंट 5 हेड्स। यही तो देखना चाह रहा था कि 4 कॉइन्स का टॉस करके 5 हेड लेके कहां से आएंगे? आने को तो बहुत आ जाएंगे, तो 5 हेड कहीं पर भी नहीं आएंगे। जब 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 4 कॉइन के ऊपर 4 हेड तक ही आ सकता है, तो ये इम्पॉसिबल होगा। ये वाला इवेंट जो है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये आपको पता होगा। हाय, कैलकुलेटर से सॉल्व करना दिखा दें, अभी तक तो प्रैक्टिस करो ना, शाबाश है ऐसे फॉर्मूलाज के साथ। और अगर कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, ऑन करें जी कैलकुलेटर अपने।
जी इम्पॉसिबल इवेंट है। देखिए जी कैलकुलेटर में एक चीज है, जब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है उससे पहले सिचुएशन देख लें कि फॉर्मूला बनाना की शक्ल में है। आपको ये कह दे एट लीस्ट 2 हेड्स, अगर ये कह देता कम अज कम 2 हेड, तो फिर x इज इक्वल टू 2 3 4 ये करना था ना, दो का भी अलग से फॉर्मूला में पुट करना था x, फिर 3 से फिर 4 से, या अगर कह देता एट मोस्ट 4 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 4 हेड, तो मतलब कम से कम 0 हेड, तो ये होता है x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये हो जाता। अच्छा अगर एट मोस्ट 3 कह देता तो फिर हम क्या करते 1 माइनस 4 कर देते, 4 का निकाल के 1 में से माइनस कर देते, लेकिन ये केस हम जाके करेंगे पास जोन में ही जहां ज्यादा यूज होगा। अब इस केस में आपको 1 बाय 1 सबकी निकालनी पड़नी थी, तो कैलकुलेटर मोस्टली यूज होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप फॉर्मूला को करेंगे एन सी एक्स, अभी आप नोट में कीजिएगा, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का आप लोगों को पता है, उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट पुट कर देंगे 4, x 0 1 2 3 4, ये अभी आप लोगों ने बार बार अलग अलग पुट करके आंसर निकाले हैं, तब आप उसकी जगह पर ये x एज इट इज ऐसे ही कैलकुलेटर पे पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी, p की वैल्यू आपको पता है कि आपने निकाली हुई है, वो है 0.5, उसकी पावर आप एज इट इज लिख देंगे x, क्योंकि x हमें जो c के साथ लिखना था वही वहां लिखना था, वो भी अभी हम नहीं लिख रहे, इनटू q की वैल्यू है 0.5 इंटू n माइनस, अब n पता है 4 माइनस x। अब ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करनी है, लेकिन कैसे करनी है, इससे पहले किया हुआ कैलकुलेटर पे आप लोगों ने नहीं किया हुआ ना, तुसी ते बैठो। अच्छा जी, मोड, सबसे पहले मोड प्रेस करें, नंबर 7 टेबल, आपको एफ एक्स नजर आ रहा, अब एज इट इज ये वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर पर। कैसे सॉल्व पुट करनी है जी, 4 शिफ्ट डिवीजन, इसके बाद अल्फा राइट ब्रैकेट एक्स आ गया, इनटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दे 0.5 पी की वैल्यू पावर में चला जाएगा अल्फा एक्स, यानी कि राइट ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट ओपन 0.5 पावर में चले जाए 4 माइनस अल्फा एक्स, अभी तक आगे कुछ नहीं करना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी यहां तक मेरे साथ बिल्कुल है, मेरे साथ यहां तक मैसेज करके बता दें जी। ओके मरियम बच्चे, और हिजाब बेटा, आदिल, और बेटा, सारे सारे बताएं। नेक्स्ट, ओके, अब आप करेंगे इज इक्वल, पता था इसीलिए अगेन देख ले जी, नहीं फिर वापिस आने से बेहतर है ना कि यहीं से चले। सबसे पहले आपने मोड प्रेस करना है, नंबर 7 पे टेबल नजर आएगा, 7 प्रेस करेंगे, फिर आपको f इंटू एक्स इज इक्वल लिखा हुआ नजर आ जाएगा,
इसके बाद आपने एज इट इज ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है ये वाली वैल्यू एज इट इज आपने उसमें पुट करनी सिर्फ इस एरो के अलावा। ये मैं रेज ही कर देता हूं, चलें जी। हाँ कहीं एरो ढूंढते रहे कि सर इधर एरो लगेगा कैसे, कुछ नहीं किया। इसके बाद एज इट इज ये वैल्यू पुट की, उसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद इज इक्वल कर देना है। इज इक्वल करें जी, किसी के ये किसी के स्टार्ट आ गया होगा, अब फिर इज इक्वल करें स्टार्ट जिसके आया है। अब स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि मैं कर रहा हूं एट मोस्ट 4 का केस कि 0 1 2 3 4 मुझे इन तमाम की वैल्यूज चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा 0 से, इज इक्वल एंड कहां पे करूंगा 4 पे, 4 प्रेस करके इज इक्वल कर दूंगा। स्टेप 1 इज इक्वल, ओहो मेरा क्या लेकिन वैसे ही खत्म हो गया। नहीं आप लोगों का आ गया, मैंने इधर से बैक कर दिया था ना प्रेस। अब देखें कि जो आंसर हम लोगों ने निकाले थे, जो आंसर हम लोगों ने निकाले थे एज इट इज वही आंसर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। 0 का 0.0625, 1 के लिए 0.25, 2 के लिए 0.375, 3 के लिए 0.25 और 4 के लिए 0.0625 और 5 वाला हो गई इम्पॉसिबल। मतलब वो तो शुरू से ही पता है कि इम्पॉसिबल है। जब स्टार्ट आ रहा है तो बेटा जी से 0 से स्टार्ट करें, 0 प्रेस करेंगे फिर इज इक्वल करेंगे, आगे एंड नजर आएगा, एंड का भी पूछेगा, आप 4 प्रेस करेंगे इज इक्वल करेंगे, फिर स्टार्ट आएगा फिर इज इक्वल कर देंगे, मतलब एंड का पुट करने के बाद 2 दफा इज इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। हाँ स्टेप स्टेप के आगे फिर इज इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये है, अगर एटलीस्ट एट मोस्ट का केस आ जाए तो फिर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने का तरीका है जी एक साथ। एरर शो आपने वैल्यूज ही नहीं पुट की थी। आप टोटल 4 वैल्यूज, उसके बाद सी और अल्फा एक्स इनटू ब्रैकेट 0.5 उसकी पावर अल्फा एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0.5 उसकी पावर अल्फा एक्स और यहां पर आएगा 4 माइनस अल्फा एक्स राइट ब्रैकेट इज इक्वल, स्टार्ट 0 से करेंगे एंड 4 पे करेंगे, इज इक्वल करेंगे तो ये सबके आंसर आ जाएंगे जो हमने मैनुअल निकाले थे एक एक करके। भाई 0 की वैल्यू 0.0625, यस तो अपनी निकाल रहा हूं। अब ऐसा केस एटलीस्ट एट मोस्ट में आ जाए तो फिर आपको बार बार वैल्यूज पुट करने की बजाय कैलकुलेटर पर एक ही दफा आप ये फॉर्मूला 7 में जाके पुट करें और इसका आंसर निकाल के उनको बता दें। लेकिन इन सब के आंसर को भी एक साथ जमा करना है, 0 1 2 3 4 सबको जमा करके आपने आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। A coin is tossed, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्लास वो पाइथन में बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सॉल्व। A coin is tossed, एक कॉइन को टॉस किया, देखें एक कॉइन को टॉस किया कितनी दफा, या कहते a coin is tossed 7 times, या कहते 7 coin tossed, तो फिर इसका मतलब एक ही है कि 7 दफा कॉइन को टॉस किया
या एक कॉइन को 7 दफा तकलीफ दी गई तो या 7 कॉइन को एक साथ, तो बात तो एक ही है। तो ये है आप कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन के आउटकम्स हेड और टेल। अब फोकस या हेड पे होगा या टेल पे होगा, सक्सेस या हेड होगी या टेल। उसकी सक्सेस क्या है? हेड। तो हेड के आने के चांसेस, हेड के आने के, तो भाई हेड 1 और हेड या टेल दोनों में से आएगा तो 1/2, आंसर 0.5। ये आपकी पी हो गई। तो फिर क्यू क्या होगा? 1 - 0.5, तो ये क्या बनेगा? 0.5। अब ये क्यों आ गया? एक्सपेरिमेंट, यानी कि एन कितने हैं? 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स अपीयर, यानी कि x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 0.5, q इज इक्वल टू 0.5। फॉर्मूला 7c3 इंटू 0.5 इंटू 3 टू 0.5, 7 - 3। आंसर बता दें जी। 0.2734, 0. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। A coin is tossed 7 times. Find the probability that at least 4 head is appear. कम अज कम कितने हेड आने चाहिए? 4 हेड्स। उसका फोकस अभी भी हेड की तरफ। एक कॉइन की 2 आउटकम्स हेड आने के चांसेस 1/2। 4 कम अज कम आने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं? 7। x इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7। ये 4 दफा पुट करें या कैलकुलेटर पर स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड एट 7। यहां से कैलकुलेटर पर स्टार्ट कर लें और यहां पर एंड करें। उसके बाद जब चारों के x और उनके आपको आंसर नजर आएंगे, सबको जमा कर लेना है। जब x इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, इन चारों के आंसर आएंगे, उनको आपने क्या करना है? जमा। एक दफा अगेन मैं कैलकुलेटर पे आप लोगों के सामने कर देता हूं। अब देखें एफ एक्स, ये हमारा पहले ही लगा हुआ था। अब इसमें क्या करना है जी? कितने टोटल आउटकम्स? 7। और इसकी यहां पर क्या आ जाएगा? 7 इज इक्वल टू, स्टार्ट कहां से करूंगा? 4 से। एंड कहां पे करूंगा? 7 पे। आंसर 0.2734, 0.164, 0.054 और अब इनको ऐड कर लें 0.4998। तो भाई ये आंसर है एट लीस्ट 4 का, सबको जमा करने के बाद। ओफो, कैलकुलेटर क्यों नहीं शो हो रहा था? सईद की बनेगा तेरा। अगेन देख लें, वैल्यूज पुट की हुई है। 7c(x) इंटू 0.5 की पावर x और 7c माइनस x इज इक्वल टू, स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड एंड एट 7 इज इक्वल टू, वैल्यूज आ गई हैं। इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या करना है? जमा कर लेना है और फिर आपने इनका आंसर दे देना है। नहीं सर, आप ऐसे भी ना करो। अब ये देख लो कि शायद कैलकुलेटर और कोई लैपटॉप का या सिस्टम का कोई कनेक्शन हो, तो जो कैलकुलेटर पर आया है वो सिस्टम खुद ही लगा दे। ये देख लें, शायद इससे भी कोई आसान तरीका ये हो कि जिसके पास ये कैलकुलेटर है उसका पेपर खुद ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा हो कि क्वेश्चन लैपटॉप की स्क्रीन पे या सिस्टम की या पीसी की स्क्रीन पे है, आप कैलकुलेटर सामने करें और इसे कहीं ये देख कर सॉल्व कर, और सॉल्व करके इसको लगा दें।
यार अगर कोई हिंट मिल रहे हैं तो बस उतने में गुजारा करो। ये आदत किसने की है? या नोशन वाले? एक मिनट, ये उसके नेम आता है वैसे, कभी कभार इसके पास लेके आए तो वो हिंट देता है। ये कोई नेम है, मोहम्मद मुआज। कुछ नहीं होता, हम भी कभी ऐसे करते थे। मुझे इसीलिए पता है ना कि फिर बाद में लिखा नहीं जाता। कर कर दिए, खत्म कर दिए, बस पहले ऑन किया हुआ। A die is rolled 6 times. Find the probability that 2 5 appears. अब देखो डाइस का केस आ गया। अब डाइस के केस में डाइस भी इंडिपेंडेंट है, कितनी दफा उसे रोल किया गया है? 6 टाइम्स। एन कितना होगा? 6। डाइस को रोल किया है, एक डाइस को, और डाइस के अंदर आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। उसका फोकस अब देखने किसकी तरफ होगा? इसमें से डाइस के आउटकम्स में से किसकी तरफ है? 5 अपीयर्स, 5 नजर आए कितनी दफा? 2 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 अपीयर। x इज इक्वल टू 2 और 5 अपीयर, 5 नजर आए आउटकम के ऊपर, और वो है आपके पास 1/6। तो p इज इक्वल टू 1/6, तो q इज इक्वल टू 5/6। अब इसका बन जाएगा 6c2 इंटू 1/6 पावर 2 इंटू 5/6 पावर 6 माइनस 4। आंसर बता दें जी। हाँ देखा, मॉस पकड़ा गया ना, तो सर हाथ लगाए गलती से, क्योंकि उनकी तरफ भी स्क्रीन ऐसी चल रही होती है कि वो लिखेंगे, लिखा जाएगा। नहीं नहीं, वो मैंने क्लोज कर दिए ना। नहीं, वो मोबाइल पकड़े हाथ लग जाए। मुतलबा बेटे, ये देखें, ये 5 जो आ रहा है ये इन 6 में से आ रहा है। मतलब एक डाइस, यानी कि कभी लूडो खेली हो, कोरोना में तो खेली होगी, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं खेली नहीं है, तो भाई कोरोना के टाइम में तो सबने खेली है, जिसको नहीं भी आती थी। अब उस टाइम अगर लूडो खेली हो तो लूडो का दाना फेंके, उसे कहते हैं डाइस। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स आ सकती हैं। वो कहते हैं जी 5 के आने के चांसेस बताएं, तो हम कहेंगे इन 6 दानों में से 5 एक ही दफा आएगा, मतलब ऊपर एक ही नजर आएगा। तो 1/6% चांसेस है 5 के आने के। तो ना आने के कितने होंगे? या 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो 5/6% चांसेस है उसे ना आने के। एक्स की वैल्यू 2 है, सॉरी 6 माइनस 2, सॉरी माजरत, 0.00। अच्छा रोलर ना डालो, उसे मैं एक दफा आंसर कर दूं। और ये जो 2 लिखा है x इज इक्वल टू 2, उसने कहा 2 टाइम्स नजर आए। अब अगर आपके पास 6 दाने हैं लूडो के, और आपने 6 एक ही दफा फेंक दिए, और वो कहते हैं कि कितने परसेंट चांसेस होंगे कि इन 6 दानों के ऊपर कोई से दो दाने ऐसे हों जिनके ऊपर 5 दाने हों। अब ये दो दाने ऐसे हों जिनके ऊपर 5 दाने हों, मतलब इसका ये है कि कोई से 2 डाइस ऐसे नजर आए जिनके ऊपर आपको 5 दाने नजर आ रहे हो, उन 6 में से उसके कितने परसेंट चांसेस हैं? तो वो जो 2 आने हैं आपको नजर 2 डाइस के ऊपर, वो ये है। आने को तो 6 के 6 के ऊपर भी आ सकते हैं, 5 5 5 5 5 5 कॉमन,
लेकिन आपको क्या चाहिए, जहां दो नजर आए, दो डाइस के ऊपर 5 और 5, बाकी जो मर्जी उसके आता है ऊपर आता रहे, आपने वो नहीं देखना, आपका फोकस सिर्फ इसकी तरफ है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन, आर डाइस इज रोल 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रोल किया है, डाइस है अभी भी, आउटकम्स अभी भी 6 होंगी, इन 6 में से किसी की तरफ उसका फोकस होगा, किसकी तरफ फोकस है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स। अब इवन नंबर्स कितने, 3, एक्स क्या होगा, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स, इनमें से इवन कितने हैं, 3 है, तो 3/6 ये इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, और क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, या 1/3/6 कर लो, क्योंकि ये जरा आसान हो जाती है जिनको वैसे समझ ना आए, क्योंकि होना और ना होने के चांसेस 1 के बराबर है, तो मैं पाइथन की बेस अभी बना रहा हूं, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा जी, 0.5, यहां पर आंसर 0.5। अब n5 सॉल्व कर लें, अब तो हो जाएगा, गुड 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 गुड। अच्छा जी, अब दो लास्ट क्वेश्चन रह गए जी, इसके बाद ये भी एंड और हमारा लेक्चर भी एंड। अब वो कहते हैं जी, एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट गोस फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए जाते हैं, मतलब बैच 5 की बात ही हो रही होगी ना, मेरा ख्याल है सारे कॉलेजेस में बैच 5 ही चल रहा है, हाँ बैच 8, बैच 4, बैच 5, ठीक। एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट गोस फॉर टेस्ट, वो टेस्ट के लिए जाते हैं, देयर आर 10 MCQs, अब देखें 10 MCQs, अब MCQs के अंदर करेक्ट या रॉन्ग हो सकता है, अब उसका इस MCQs के अंदर फोकस किसके ऊपर होगा, या सही के ऊपर या गलत के ऊपर। अब MCQs कितने हैं, 10, n इज इक्वल टू 10। अब MCQs है भाई, MCQs के ऑप्शन कितने, अब अगर तो करेक्ट की बात करता है तो भाई इन चारों में से करेक्ट कोई एक ही हो सकता है, तो 1/4 करेक्ट की, अगर उसका सक्सेस यानी कि वो पूछता है करेक्ट के बारे में, तो उसका P निकलेगा 1/4, तो भाई चारों में से कोई एक ही ठीक होगा, और अगर फिर आपका Q क्या बनेगा, 3/4, और अगर उसका सक्सेस होता रोंग का, तो फिर रोंग क्या होना था, फिर P की वैल्यू क्या बन जानी थी, 3/4, और Q की वैल्यू बन जानी थी 1/4। अगर उसका फोकस फेलियर की तरफ या रोंग की तरफ होता, क्योंकि रोंग वो कहते बताएं कि इसमें से रोंग कितने होंगे, तो भाई रोंग की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो भाई 3 MCQs जहां गलत हुए, मतलब 3 में से कोई भी लग गया तो गलत है, अगर एक सही लगेगा तो आपका करेक्ट माना जाएगा। अब उसने एटलीस्ट 1 पूछा, कम से कम एक ठीक होना चाहिए, तो फोकस उसका ठीक की तरफ, तो ठीक चारों में से कोई एक ही होगा, तो 1/4, ऑप्शन 4 होते हैं। मैं करेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं एटलीस्ट 1 की नहीं बात कर रहा, करेक्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका फोकस करेक्ट की तरफ, और करेक्ट भी किसके, MCQs के। अगर करेक्ट वो ट्रू फॉल्स का क्या देता, तो 1/2 ट्रू का और 1/2 फॉल्स का, तो ये ट्रू फॉल्स में या आपका MCQs दोनों की नेचर में आ सकता है। अच्छा, अब उसने कहा है जी एट लीस्ट 1 इज करेक्ट, फोकस किसकी तरफ था, करेक्ट की तरफ था क्या, MCQs, तो भाई MCQs के पॉसिबल आउटकम्स 4 में से करेक्ट तब ही होगा जब कोई एक ठीक होगा,
तो 1/4 P बन जाएगा, Q क्या बनेगा 3/4। अब एट लीस्ट 1, कम से कम एक, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैलकुलेटर पे अगर करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड 10 पे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। हमें हमें क्या करना है भाई, देखें उसने एक 0 ही नहीं मांगा, बाकी सब कुछ मांग लिया कि 1 से 10 तक गया, तो मतलब 0 प्लस 1 से 10 तक दोनों आउटकम्स की, यानी कि ये उसका P है। इधर भी देखा जाए तो ये उसे नहीं चाहिए और यहां से लेकर यहां तक का उसे आंसर चाहिए। तो किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, दोनों के चांसेस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1। अब उसे 1 से 10 तक का आंसर चाहिए और 0 का आंसर नहीं चाहिए। तो क्या हम 0 का निकाल के इस 1 में से माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 से 10 का आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन करने का ये है और दूसरा फिर यही है कि भाई 1 से 10 तक करो और सबको ऐड कर लो। तो कौन सा बेस्ट है? देखिए उसने क्या कहा एटलीस्ट 1। भाई कम, ऐसा भी तो हो सकता है किसी का एक भी ठीक ना हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो उसने वो छोड़ के बाकी 1 से 10 तक वाले सारे कर दिए, 0 वाले को छोड़ दिया। हमने कहा जिसको छोड़ा है ये छोटी है, इसका आंसर निकालो, क्योंकि इसका आंसर फॉर एग्जांपल A प्लस B का आंसर अगर इज इक्वल टू 1 है, अगर A प्लस B का आंसर इज इक्वल टू 1 है, तो B की वर्किंग लंबी होगी, तो हम A की वर्किंग करके आंसर अगर निकाल लेते हैं और वो निकलता है 0 फॉर एग्जाम्पल 2 3, ये आंसर निकला, तो क्या ये आंसर, मैं ये कह देता हूं कि यहां तक दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो फिर मैं यहां ये माइनस करूंगा, तो फिर मेरे पास B का आंसर क्या निकलेगा 0.67। डायरेक्टली मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। पर अगर इसे करना है तो आप अलग से कर सकते हैं। और लास्ट एमसीक्यूज ये है कि वो कहता है आ टीवी चैनल कंडक्टेड ए पोल रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान, 80% वाज इन सपोर्ट, 80% सपोर्ट में है, 10% अगेंस्ट है और 10% ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड हैं, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया। अब इन तीनों में से किसी एक की तरफ उसका फोकस होगा और वो फोकस किसकी तरफ है, सपोर्ट की तरफ। तो सपोर्ट वाले कितने 80% P बन जाएगा, 80% Q बन जाएगा 20%। अगर उसका सक्सेस या उसकी फोकस होता अगेंस्ट वालों की तरफ, तो फिर 10% अगेंस्ट होते और जो फेलियर यानी कि सक्सेस होता वो 90% होता। और अगर उसका फोकस अनडिसाइडेड पे होता तो P 10% होता और Q आपका 90% हो जाता। और वर्ड लगाया है एटलीस्ट 8, इसका मतलब है कि कम से कम 8, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है 10 तक जा सकता है। एक मिनट, कितने परसेंट उसने सिलेक्ट किए? नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ 10%, बस भी ठीक है। अगर 10% का तो ज्यादा से ज्यादा 10% होंगे, आने को तो ज्यादा से ज्यादा बहुत आ जाएंगे, लेकिन हमने 10 लेने हैं। लेकिन एटलीस्ट 8 है तो कम से कम 8, तो ज्यादा से ज्यादा 10। तो 8 9 10 ये आपके पास x की वैल्यूज होंगी। और फिर आपने फोकस की तरफ देखना है, जो फोकस है उसकी प्रोबेबिलिटी इसने मेंशन करके दी है। अगर अगेंस्ट है तो 10%, अगर अनडिसाइडेड है तो 10%, और अगर वो उसके हक में है तो फिर क्या होगा 80% P होगा। तो रिमेनिंग 1 माइनस P करेंगे तो आपके पास Q आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके बायनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक के जो पास्ट पेपर्स में अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। 2 से 4 एमसीक्यूज आपको ऐसे असाइनमेंट में मिल जाएंगे और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, वो करके आइएगा। कल उनमें से जो नहीं सॉल्व होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे 2 टेस्ट रह गए हैं, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
ओके, मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने आईपैड की बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, ना मैंने कभी खुद देखा हो, लेकिन मैं आप लोगों को देख के बता दूंगा। ये अलग से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या ग्रुप में तो वैसे प्राइवेसी लगाई है क्योंकि बातें नहीं खत्म होती फिर, लेकिन मैं एक दफा आज प्राइवेसी वैसे रिमूव करवा दूंगा ताकि आप लोग खुद से क्वेश्चन डिस्कस करके सॉल्व कर लें, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं ग्रुप में आके रिप्लाई करूं। हाँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज। एंटिटी की बात